डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हम लोग का सेकंड पेपर है वो है समावेशी शिक्षा का। तो इसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोग के समावेशी शिक्षा की ये 11वीं क्लास है। मैंने आपको 10 क्लास करा दी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन 10 क्लास को ना देखा हो तो उनको देखिए और क्या करिए, नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिए। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो नया स्टार्ट होगा। चैप्टर है 6वां, जिसका नाम है समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण एवं शिक्षण अधिगम सामग्री या विधियाँ। मतलब आप लोगों को बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, तो उनके लिए क्या करना है। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण क्या है और शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है और विधियाँ क्या है, इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। आप लोग क्या करिए, नोट साथ साथ बनाते चलिए। तो जो हम लोग का पहला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है शिक्षण प्राविधियाँ, यानी जो शिक्षण प्राविधियाँ होती हैं वो क्या हैं। तो शिक्षण प्राविधियों का अर्थ सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षण जो प्राविधियाँ होती हैं इनके अर्थ के बारे में। किनका अर्थ क्या होता है। अध्यापक द्वारा पढ़ाने के तरीके। जो शिक्षण प्राविधियों का अर्थ क्या होता है, अध्यापक द्वारा पढ़ाने के तरीके, यानी अध्यापक किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो वही क्या है, तरीके। ये हमारी क्या होती हैं, शिक्षण प्राविधियाँ होती हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना है कि जो शिक्षण प्राविधियाँ होती हैं ये क्या होती हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अध्यापक द्वारा पढ़ाने के तरीके, जो अध्यापक मतलब किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, उनके पढ़ाने का तरीका क्या है, ये सब क्या है हमारी, ये सब शिक्षण प्राविधियाँ हैं। तो अध्यापक शिक्षण प्राविधियों के द्वारा अपने बच्चों को कार्य करने योग्य बनाते हैं। जो अध्यापक होते हैं किसके माध्यम से बच्चों को कार्य करने योग्य बनाते हैं, शिक्षण प्राविधियों के माध्यम से ही तो बनाते हैं। तो वही कहा गया है कि अध्यापक शिक्षण प्राविधियों के द्वारा अपने बच्चों को कार्य करने के योग्य बनाते हैं तथा कार्य को कैसे करें ये बताते हैं। कि यानी कार्य जो होता है, वर्क, उसको किस तरीके से करना है, ये सब कौन बताते हैं, अध्यापक बताते हैं। किसके द्वारा बताते हैं, शिक्षण प्राविधियों के माध्यम से बताते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि शिक्षण प्राविधियों का प्रयोग अध्यापक द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों में होता है। अध्यापक कोई भी वर्ग देते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि उसमें निर्देश नहीं लिखे रहते हैं कि मतलब किस तरीके से कोई भी वर्ग करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो वही कहा गया है कि शिक्षण प्राविधियों का प्रयोग अध्यापक द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों में होता है। यानी जो निर्देशात्मक तरीके होते हैं उसी के द्वारा क्या करना होता है, बच्चों को कार्य करना होता है। इन युक्तियों का प्रयोग शिक्षण की विधियों में करते हैं। मतलब कौन कौन सी जो युक्तियाँ होती हैं जिनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, शिक्षण में प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं। पहला आ रहा है खेल विधि, ठीक, यानी प्ले वे मेथड। तो खेल विधि के माध्यम से हम लोग किस तरीके से बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले खेल के अर्थ के बारे में जानते हैं कि जो खेल का अर्थ होता है वो क्या होता है। तो कह रहे हैं जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करें वही खेल है। मान लीजिए आपने क्या किया, बच्चे को कोई कार्य दे दिया करने के लिए, तो वो क्या करे, अपनी इच्छा के अनुसार करें, तो वही स्वतंत्रता पूर्वक करे, बच्चे को कोई भी प्रेशर ना हो। तो वही कहा गया है कि जो कार्य अपनी इच्छा से और स्वतंत्रता पूर्वक करे वही क्या है, खेल है। बच्चों को खेलने में अत्यधिक रुचि होती कि नहीं होती। आप लोगों ने खुद देखा होगा, टीचिंग करने गए होंगे प्राइमरी के बच्चों को, उनको कितना खेलने में इंटरेस्ट होता है। तो वही कहा गया है कि बच्चों को खेलने में अत्यधिक रुचि होती है, इसलिए विभिन्न प्रकार के खेलों के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाए, जिससे खेलों के द्वारा नई चीज़ें सीखते रहें। क्या कहा गया है कि बच्चों को खेल खेल में बहुत सी चीज़ों को सिखा दिया जाए, तो बच्चे क्या हो, उसमें इंटरेस्ट हो उनको, और क्या हो, खेल खेल के माध्यम से वो क्या करें, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सीख लें। तो वही कहा गया है कि बच्चों को खेलने में अत्यधिक रुचि होती है, इसलिए विभिन्न प्रकार के खेलों के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाए, जिससे खेलों के द्वारा नई चीज़ें सीखते रहें। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि बच्चों के जीवन में खेल का महत्व होने के कारण बच्चों को शिक्षा देने के लिए खेल विधि का आविष्कार किया गया। क्यों किया गया खेल विधि का आविष्कार, कह रहे हैं बच्चों के जीवन में खेल का महत्व होने के कारण देखा गया कि बच्चे जो खेल खेलते हैं तो उनके लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन्हीं सब चीज़ों को क्या किया गया, ध्यान में रखा गया। तो वही कहा गया है कि बच्चों के जीवन में खेल का महत्व होने के कारण बच्चों को शिक्षा देने के लिए खेल विधि का आविष्कार किया गया। तो आई होप कि जो खेल विधि थी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब दूसरी जो हम लोग की विधि आ रही वो आ रही व्याख्या विधि। ये क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं, व्याख्या विधि के बारे में।
करें किसी भी विषय को गहन ढंग से समझना या विश्लेषण करना व्याख्या कहलाता है। किसी चीज़ को क्या गहन गहन का मतलब क्या होता है, डीप में जाकर पढ़ना, ऊपरी तौर पे ना पढ़ना। तो वही कहा गया है कि किसी विषय को गहन ढंग से समझना या विश्लेषण करना। मान लीजिए कोई भी चीज़ है तो उसके बारे में डीप नॉलेज आप लोगों ने लिया, मतलब पढ़ा उसका, फिर आप लोगों ने उसका विश्लेषण किया, उसके भाव को समझा कि क्या इसके कहने का मतलब। तो यही हमारी क्या होती है, ये हमारी व्याख्या होती है। तो क्या कह रहे हैं कि किसी भी विषय को गहन ढंग से समझना या विश्लेषण करना क्या कहलाता है, व्याख्या कहलाता है। व्याख्या कहलाती है या कहलाता है। इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर जटिल विषयों को समझने के लिए किया जाता है तथा उच्च स्तर पर किया जाता है। उच्च स्तर का मतलब क्या होता है, बड़ी कक्षाओं में किया जाता है। और जटिल विषयों का मतलब क्या होता है, जो सब्जेक्ट क्या होते हैं, कठिन होते हैं। जैसे सोशल साइंस वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, इसमें भी बहुत व्याख्या कराई जाती है, चीज़ों को समझाया जाता है। ठीक, ये सब हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि व्याख्यान विधि को रुचिकर बनाया जा सकता है। व्याख्यान से पहले उद्देश्य निश्चित कर लें। व्याख्यान सरल व स्पष्ट भाषा में हो, मतलब ये बताया गया है कि जो व्याख्यान विधि होती है इसको रुचिकर बनाया जा सकता है। तो किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो वही बताया गया है कि व्याख्यान से पहले उद्देश्य निर्धारित कर लें। मतलब आप लोग क्लास में बताओ बच्चों को कि उद्देश्य क्या है, जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो वो बच्चे क्या होंगे, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। नहीं तो उनको ऐसे बोरिंग लगेगा कि बहुत बड़ा है ये सब्जेक्ट, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब आप लोग उनको उद्देश्य बता दोगे कि इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, तो बच्चे क्या करेंगे, डरेंगे नहीं और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझेंगे। व्याख्यान सरल व स्पष्ट भाषा में हो। व्याख्यान क्या हो, सरल भाषा में हो, ऐसी भाषा हो कि बच्चे क्या कर सके, समझ सकें। तभी कहा गया है कि बच्चों को डेली लाइफ से रिलेटेड करके चीज़ों को ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे क्या हो, उनको देखते रहें तो उनको कोई भी चीज़, मतलब डेली देखते हैं तो उनको कोई भी चीज़ ऐसा ना लगे जैसे नई नई है, इसलिए कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट आता है कि व्याख्यान के बाद अध्यापक रुचिकर प्रश्न पूछ कर देखें कि समझ आया या नहीं। कोई भी चीज़ जो क्लास में आप लोग पढ़ा दीजिए, फिर बच्चों से क्या करिए, क्वेश्चन करिए कि देखिए बच्चों को आया है कि नहीं आया। फिर आगे बढ़ते हैं। व्याख्यान को प्रभावी बनाने के लिए चित्र, मॉडलों व उदाहरणों का प्रयोग करें। क्या कह रहे हैं कि जो व्याख्यान होता है इसको प्रभावी बनाने के लिए, प्रभावी मतलब क्या होता है कि बच्चे प्रभावित हों, मतलब उनको बोरिंग न लगे कोई चीज़। तो वही कहा गया कि व्याख्यान को प्रभावी बनाने के लिए चित्र, मॉडल व उदाहरणों का प्रयोग करें। मतलब चित्र का भी आप लोगों को प्रयोग करना है और मॉडल भी कह देना है बच्चों से कि बनाओ, और चित्र भी मतलब कह देना है कि बनाओ। तभी आप लोगों ने देखा होगा ड्राइंग वगैरह बहुत बनवाई जाती है छोटे क्लासों में। और उदाहरणों का प्रयोग करें, आप लोग क्या करें, एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ाएं। तो आई होप कि आप लोगों को जो व्याख्यान विधि थी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब जो हम लोग की तीसरी विधि आ रही है वो आ रही है प्रश्नोत्तर प्रविधि। ये जो प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होती है। हम लोग के मनोवैज्ञानिक है सुकरात, इन्होंने क्या कहा, सुकरात के समय से चले आने वाली यह एक प्राचीन विधि है। प्राचीन मतलब क्या होता है, पुरानी। तो एक आ गया कि सुकरात के समय से चली आने वाली यह एक कैसी विधि है, पुरानी विधि है। इसके 3 चरण होते हैं। इसके कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। कौन कौन से 3 चरण होते हैं उनके बारे में जानते हैं। करें प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से निर्मित करना। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, प्रश्नों को, जो क्वेश्चन होते हैं उनको व्यवस्थित रूप से निर्मित करना। दूसरा कह रहा है उन्हें समुचित रूप से बच्चों के सामने रखना। ठीक, फिर क्या करना है आप लोगों को, फिर बच्चों के सामने रखना है। फिर तीसरा कह रहा है ताकि नए ज्ञान के लिए उनमें उत्सुकता पैदा हो। जब आप लोग क्वेश्चन रखोगे तो बच्चों को क्या लगेगा कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बिल्कुल नए, तो बच्चे क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे। तो वही कहा गया है कि सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से निर्मित करना है। इसके बाद समुचित रूप से बच्चों के सामने रखना है ताकि नए ज्ञान के लिए उनमें उत्सुकता पैदा हो सके। फिर जो अगला पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, बच्चों के माध्यम से उनमें संबंध स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान देना। बच्चों के माध्यम से उनमें संबंध स्थापित करते हुए नए ज्ञान देना। आप लोग एक बच्चे से क्वेश्चन करोगे तो दूसरा बच्चा भी क्या होगा, प्रोत्साहित होगा और वो भी सोचेगा कि अब हम क्या करें, क्वेश्चन के आंसर दें। प्रश्नीकरण कौशल शिक्षण की केंद्र बिंदु है। प्रश्नीकरण मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन पुटअप करना जो हम लोग पूछते हैं क्लास में। तो वह कहा गया कि प्रश्नीकरण कौशल शिक्षण का क्या है, मुख्य केंद्र बिंदु है। तो आई होप कि आप लोगों की जो प्रश्नोत्तर विधि थी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। प्रश्नोत्तर विधि मतलब यही होता है कि क्लास में बच्चों को से क्या करना है, हमें प्रश्न पूछना है। इसके पहले मैंने आपको व्याख्या विधि बताई थी। व्याख्या मतलब यही होता है कि कोई भी चीज़ है उसको डीप में नॉलेज करना, मतलब कि नॉलेज ग्रहण करना। तो आप लोग क्या करोगे, बच्चों को पहले उद्देश्य बता दोगे तो फिर बच्चे क्या होंगे, कोई भी चीज़ पढ़ने में उनको दिक्कत नहीं होगी। तो कितना भी बड़ा टॉपिक होगा तो उसे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब हम लोग का अगला आ रहा है वाद विवाद प्रविधि। ये वाद विवाद प्रविधि क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। करें किसी विषय पर चर्चा के लिए दो पक्ष होते हैं, उसके अलग अलग मत होते हैं कि नहीं होते, अलग अलग मत होते हैं और दोनों की चर्चा के बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। इस विधि को वाद विवाद विधि कहते हैं। वाद विवाद मतलब क्या है कि दो लोग हैं आपस में
डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब दोनों लोग कोई भी बात होगी, कोई भी टॉपिक होगा तो उस पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, मतलब आपस में बातचीत करेंगे। फिर क्या होगा, बात प्रूफ हो जाएगी कि इसका जो निष्कर्ष है वो निकली, मतलब कि निष्कर्ष ये निकला है। तो वही ये सब क्या है, हमारा वाद विवाद प्रविधि है। तो वही कहा गया कि किसी विषय पर चर्चा के लिए दो पक्ष होते हैं, उसके अलग अलग मत होते हैं और दोनों की चर्चा के बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। इस विधि को वाद विवाद विधि कहते हैं। वाद विवाद विधि के महत्व निम्न है। चलिए अब जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। पहला कह रहा है सुनने व बोलने का कौशल विकसित होता है। दूसरा कह रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है। तीसरा कह रहा है प्रसंग या तथ्य को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है। और जो चौथा है वो कह रहा है मानसिक विकास के लिए उपयोगी है। और जो पांचवा वो कह रहा है जिज्ञासाएं शांत होती हैं और नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है। सुनने व बोलने का कौशल विकसित होता है। मान लीजिए आप लोग किसी से बातचीत करोगे तो कुछ बातें आप कहोगे तो वो सुनेगा, और जो वो सामने वाला कहेगा तो आप सुनोगे नहीं सुनोगे। तो वही कहा गया कि सुनने व बोलने का कौशल विकसित होता है। किससे होता है, वाद विवाद से होता है। फिर कह रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है, मतलब बातचीत करने की आप लोगों की स्वतंत्र हो, मतलब कि बातचीत करोगे तो फिर बोल लोगे तो आप लोग कंफर्टेबल फील होगा, मतलब आप लोग लगेगा कि हाँ हम बोल सकते हैं, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद तीसरा कह रहा है प्रसंग या तथ्य को स्पष्ट करने में सहायता मिलेगी। आप लोग कोई भी बात है तो उसको क्या होगा, जब आप लोग बताओगे तो फिर ये क्या होगा, आप लोगों का टॉपिक है जो स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ पे दिक्कत है। सामने वाले भी कुछ बताएगा, आप उससे बताओगे। तो ये कहा गया कि प्रसंग या तथ्य को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है। चौथा कह रहा है कि मानसिक विकास के लिए उपयोगी है। इससे आप लोगों को क्या होगा, जब आप लोग मतलब डिस्कशन करोगे किसी चीज़ में तो आप लोगों को जो मेंटल डेवलपमेंट है उसकी ग्रोथ होगी। कुछ आपने बात बताई, कुछ उन्होंने बताई सामने वाले ने, तो इससे क्या होगा, आप लोगों का मेंटल डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो वही कहा गया है कि मानसिक विकास के लिए भी क्या है, उपयोगी है। पांचवा कह रहा है जिज्ञासाएं शांत होती हैं और नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है। इससे आप लोगों को क्या होगा, नए ज्ञान मिलेगा, मतलब नई चीज़ों के बारे में सीखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग मतलब कि बात इसलिए कहा जाता है कि बातचीत करना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगली विधि हम लोग क्या आ रही है, आगमन विधि। ये आगमन विधि क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। इसमें जब बच्चों के सामने कई तथ्य, उदाहरण, वस्तुएं प्रस्तुत की जाती हैं और इसके बाद बच्चों से स्वयं उसके निष्कर्ष निकालने के लिए कहा जाता है। आगमन विधि क्या होती है, इसमें जब बच्चों के सामने कई तथ्य, उदाहरण, वस्तुएं प्रस्तुत की जाती हैं और इसके बाद बच्चों से स्वयं इनके निष्कर्ष निकालने के लिए कहा जाता है। मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, बच्चों को टॉपिक दे दिया और कहा कि आप लोग इसका खुद निष्कर्ष निकाल के बताइए कि ये क्या है, क्यों उपयोगी है। तो वही है सब। तो फिर मतलब यही हम लोग का क्या है, आगमन विधि है। तो यह शिक्षण विधि आगमन विधि कहलाती है। कौन सी आगमन विधि कहलाती है, जब आप लोग क्या करें, बच्चों को उदाहरण दे दें और मतलब कोई भी टॉपिक दे दें और कहें कि आप लोग इसे क्या करिए, इसके बारे में चर्चा कीजिए और बच्चा क्या करे, फिर आपको निष्कर्ष निकाल के बताए कि इसका क्या फ़ायदा है, इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो ये सब क्या है, हमारे आगमन विधि है। आगमन विधि स्पष्ट से समान की ओर होती है और मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाती है। ये क्या होती है, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये हमारी कौन सी है, आगमन विधि है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मूर्त मतलब यही होता है जो हम लोग चीज़ें देखते हैं, और मूर्त क्या होती है, जिसका हम लोग क्या करते हैं, माइंड में कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो वही कहा गया कि जो आगमन विधि होती है ये मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाती है और साथ ही विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ले जाती है। आप लोगों ने किसी चीज़ को क्या किया, पहले करके देखा, फिर उसका आप लोगों ने बनाया कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व एवं आवश्यकता। चलिए अब इसके महत्व को जानते हैं, महत्व क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इसमें जो कह रहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री सभी बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी होती है। जो शिक्षण अधिगम सामग्री है क्या है, सभी बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। पहला पॉइंट कह रहा है कि श्रव्य दृश्य साधन बच्चों का ध्यान आकर्षित करके ज्ञान को स्थूल रूप से प्रस्तुत करते हैं। श्रव्य दृश्य, श्रव्य का मतलब क्या होता है, सुनना, और दृश्य का मतलब क्या होता है, देखना। तो बच्चों का ध्यान आकर्षित करके ज्ञान को स्थूल रूप से प्रस्तुत करते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि शिक्षण सामग्री के प्रयोग से बच्चों को कई प्रकार की क्रियाएं करने के अवसर मिलते हैं। जैसे क्या हो गया, बोलना, प्रश्न करना, ये सब वाद विवाद करना, ये सब किसके माध्यम से पॉसिबल है, शिक्षण के माध्यम से। ये तो पॉसिबल है शिक्षण सामग्री के माध्यम से। फिर जो अगला पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है शिक्षण सामग्री के प्रयोग से कठिन पाठ्य सामग्री को आसानी से समझा जा सकता है। क्या कह रहे हैं कि इसके माध्यम से कोई भी कठिन चीज़ हो तो उसको क्या होगा, सरल भाषा में समझा जा सकता है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि शिक्षण सामग्री के द्वारा बच्चों को पाठ सरल, रोचक तथा मनोरंजक तरीके
से समझाया जा सकता है। इसके माध्यम से क्या होगा, कोई भी पाठ होगा तो मतलब बच्चों को क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि खेल खेल में सिखा सकते हैं, तो इससे क्या होगा, बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। फिर 5वां पॉइंट कह रहा है कि शिक्षण सामग्री के द्वारा बच्चों को नए शब्दों में वृद्धि होती है। इसके माध्यम से क्या होगा, बच्चे नए शब्दों को सीखेंगे। फिर जो हम लोग का 6वां पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, 6वां पॉइंट कह रहा है कि शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने से शिक्षण में कुशलता आती है। शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने से क्या होता है, शिक्षण में कुशलता आती है, यानी बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते हैं। अब जो हम लोग का अगला आएगा टॉपिक वो आएगा अभिवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। जो अभिवृत्ति, ये जो हमारी अभिवृत्ति होती है ये क्या होती है, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अभिवृत्ति का अर्थ क्या होता है। तो व्यक्ति का दृष्टिकोण, यानी व्यक्ति कैसा है, तो यही हमारी क्या है, अभिव्यक्ति होती है। व्यक्ति का वह दृष्टिकोण जिसके कारण वह किसी वस्तुओं, व्यक्तियों, संस्थाओं, परिस्थितियों, योजनाओं आदि के प्रति किसी विशेष प्रकार का व्यवहार करता है, उसे अभिव्यक्ति कहते हैं। यानी बच्चा मतलब कोई भी हो, कोई बच्चा हो या कोई बड़ा ही इंसान हो, तो वही कहा गया है कि उसका मतलब कोई भी सिचुएशन आ रही है या कोई योजना बना रहा है या कोई मतलब कि कोई भी चीज़ होगी, कहीं भी उसे जाना है, उसका व्यवहार यानी उसके बात करने का तरीका क्या है और वो किस तरीके से डिसीजन ले रहा है, तो यही हमारी क्या है, यही हमारी अभिवृत्ति होती है। तो वही कहा गया कि व्यक्ति का वह दृष्टिकोण जिसके कारण वह किसी वस्तुओं, व्यक्तियों, संस्थाओं, परिस्थितियों या योजनाओं आदि के प्रति किसी विशेष प्रकार का व्यवहार करता है, किस विशेष प्रकार का व्यवहार करता है, उसे क्या कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभिवृत्ति के निर्माण में व्यक्ति के व्यवहार के प्रत्यक्षात्मक, संवेगात्मक, प्रेरणात्मक तथा क्रियात्मक जैसे कई पक्ष निहित होते हैं। ठीक, यानी बच्चे मतलब कि व्यवहार किस तरीके से प्रत्यक्ष कर रहा है, संवेगात्मक मतलब होता है कि इमोशंस, कोई भी बात कर रहा है तो किस तरीके के उसके इमोशंस है, गुस्से में कर रहा है कि हंस के बता रहा है कोई चीज़, तो ये हमारा क्या होता है, इमोशंस होते हैं। इसका प्रेरणात्मक तथा क्रियात्मक, किस तरीके से उसके रिएक्शन है और किस तरीके से हम लोग को प्रेरणा मिलती है, जैसे कई पक्ष निहित रहते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं अभिवृत्ति की विशेषताओं के बारे में, किसकी विशेषताएं क्या होती हैं। पहला कह रहा है कि अभिवृत्ति का संबंध किसी वस्तु, परिस्थिति, योजना आदि के प्रति व्यक्ति के व्यवहार से होता है, यानी व्यक्ति किस तरीके का व्यवहार कर रहा है। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अभिवृत्ति धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकती है, यानी पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अभिवृत्ति वैसे तो स्थायी प्रगति की होती है, फिर भी समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है। अभिवृत्ति व्यक्तिगत होती है, ठीक, मतलब स्थायी होती है लेकिन कभी कभी क्या होता है, परिवर्तन भी होता है। फिर पांचवा पॉइंट कह रहा है कि अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों से संबंधित होती है, यानी जो व्यक्ति होता है तो उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्ष, जो मैंने आपको बताया है, संवेगात्मक मतलब कि किस तरीके का इंसान है, उसके मतलब बात करने का तरीका क्या है, ये सब। तो वही कहा गया कि अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों से संबंधित होती है। फिर छठवां पॉइंट कह रहा है कि अभिवृत्तियाँ व्यक्ति के व्यवहार का सार्थक रूप से प्रभावित करते हैं, यानी जो अभिवृत्तियाँ होती हैं तो व्यक्ति के व्यवहार को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग को नोट आ रहा है, नोट क्या कह रहा है, नोट कह रहा है समायोजन और परिष्करण। तो जानते हैं कि समायोजन क्या होता है और परिष्करण क्या होता है। तो समायोजन के बारे में पढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति को प्रभावित करने वाले स्रोतों में संतुलन बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे समायोजन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने उद्देश्य की पूर्ति को प्रभावित करने हेतु स्रोतों में संतुलन बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति को प्रभावित करने वाले स्रोत, मान लीजिए कोई उसका उद्देश्य है कि हमको क्या करना है, कुछ करना है, जैसे आप ही लोग हो, आप लोग सोच रहे हो कि हमें क्या करना है, टीचर बनना है, तो आप लोग बीटीसी कर रहे हो। तो वही कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति को प्रभावित करने वाले स्रोतों में संतुलन बनाता है। अब इसके कुछ मतलब स्रोत हैं जो आप लोगों को, जैसे पास करने के लिए आप लोग क्या करो, क्लास लेते हो, नोट्स बनाते हो, ये सब क्या स्रोत ही तो है इसमें। तो वही कहा इसमें संतुलन बनाना, तो आप लोग क्या कर रहे हो, क्लास लेके नोट्स बना रहे हो, धीरे धीरे मतलब रिविजन भी सब करते चलोगे, तो ये क्या है, ये हमारा समायोजन कहलाता है। वही चीज़ होगी कि मतलब कहा गया कि जब कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति को प्रभावित करने वाले स्रोतों में संतुलन बनाता है तो ये हमारा क्या है, ये होता है समायोजन। अब परिष्करण के बारे में जानते हैं। जो परिष्करण होता है ये क्या होता है, जब किसी दोष को दूर करने के लिए पहले की स्थिति एवं साधनों में सुधार करना परिष्करण कहलाता है। क्या करेंगे, जब किसी दोष को दूर करने के लिए पहले की स्थिति एवं साधनों में सुधार करना, मान लीजिए कोई दोष है, ठीक, तो उसको क्या करना है, दूर करना है, करना पड़ेगा नहीं। मान लीजिए कोई कमी है तो आप लोग उसे इम्प्रूव भी तो करते हो। तो ये कहा गया है कि जब किसी दोष को दूर करने के लिए पहले की स्थिति एवं साधनों में क्या करना पड़े, सुधार करना, क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं कि मनोविधि, मनोविश्लेषण विधि के जनक।
याद रखना है आप लोगों को कि जो मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है, तो ये हमारे फ्रायड है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से जो हमारे चैप्टर है वो समाप्त होता है। अगली क्लास में मैं आपको नया चैप्टर पढ़ाऊँगी। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप लोगों ने जानना होगा कि किस तरीके से हमको बच्चों को पढ़ाना है। तो चलिए एक बार मैं फिर से रिविज़न करा दे रही हूँ। आज की क्लास में मैंने आपको नया चैप्टर उठाया था, 6वां चैप्टर, जो कि पूरा फिनिश भी हो गया है। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण एवं शिक्षण अधिगम सामग्री विधियाँ, यानी आप लोगों को क्लास में बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, इस सब के बारे में मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको बताया कि शिक्षण प्रविधियाँ होती हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो अध्यापक द्वारा पढ़ाने का जो तरीका होता है, यही हमारी क्या है, शिक्षण प्रविधियाँ होती हैं। फिर मैंने आपको बताया कि पहली विधि है खेल विधि, कि खेल विधि के माध्यम से आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ा सकते हो। फिर मैंने आपको बताया व्याख्या विधि के बारे में, जो व्याख्या विधि होती है, इसके माध्यम से आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ा सकते हो। फिर मैंने आपको बताया प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से, कि प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ा सकते हो। फिर मैंने आपको बताया वाद विवाद प्रविधि के बारे में, कि वाद विवाद करके आप लोग बच्चों को किस तरीके से सिखा सकते हो। फिर मैंने बताया आगमन विधि के बारे में, कि आगमन विधि क्या होती है, सब मैंने बताया। फिर मैंने आपको अभिवृत्ति के बारे में बताया कि अभिवृत्ति क्या होती है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स ही बना लिया होगा। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में फिर मैं आपको नया चैप्टर 7वां चैप्टर उठाऊँगी और उसको पूरा कराऊंगी। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी और आप लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें, जिससे क्या हो, उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और वहाँ पे क्विज होती है। आप लोग क्विज को अटेम्प्ट करिए और अपना आकलन कीजिए कि आप लोगों को आता कितना है। तो चलिए, ओके, थैंक यू।